टॉपिक ले रहे हैं अपन 3D सीरीज में। अपन लोग प्रॉपर्टीज को जो पढ़ रहे थे उनमें अगला जो टॉपिक है आपका, अपन कहते हैं कि संक्रमण धातु के सारे यौगिक, ठीक है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिक दोनों ही कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे, कलरफुल होते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, रंगीन यौगिकों का निर्माण। आपने डाला क्या, रंगीन यौगिकों का निर्माण, ठीक है। तो ये फैक्ट बात है। अपन क्या बोले इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कलरफुल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कलरफुल कंपाउंड। ऐसा है देखो, सभी की एस ब्लॉक के, ठीक है, या अपन बोले पी ब्लॉक के, ऐसे सारे कंपाउंड, ऐसा नहीं कि सारे कंपाउंड ही कलरफुल होते हैं। आपने देखा जैसे नमक सफ़ेद कलर होगा, सफ़ेद कोई कलर नहीं होता, सफ़ेद को बोलते हैं कलरलेस। क्या बोलते हैं, कलरलेस। कलर तो कैसा होता है, काला होता है, गुलाबी, पीला, नीला, हरा, धोला, उसको छोड़ करके, है ना, ये सारे कलर हैं, ठीक है। सफ़ेद कलर नहीं माना जाता। तो अपन ने कहा कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो सारे क्या करते हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के आए थे, उसमें अपन में CFT वालों ने, ठीक है, CFT किसने दिया था, बैथे ने। तो बैथे ने सारी बातें बताई थी कि कलर क्यों आता है, उसने रीजन दिया था, वहीं पे ही वही सेम रीजन अब देंगे अपन लोग कि संक्रमण धातुओं में जो केंद्र धातु परमाणु, भाई संक्रमण धातु जो है वो केंद्र धातु परमाणु की तरह वही वर्क कर रही थी। तो संक्रमण धातुओं में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, DD संक्रमण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, DD संक्रमण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। और DD संक्रमण होने की वजह से क्या होता है, वो विशेष रंग प्रदर्शित करते हैं। अगर सपोज करो किसी कंपाउंड में धातु के पास में क्या नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, जल्दी से लिख दो, क्या, सामान्यतः सभी संक्रमण धातुएं, सामान्यतः सभी संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं, रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो DD संक्रमण की प्रक्रिया के कारण विशेष रंग प्रदर्शित करते हैं। अब DD संक्रमण क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। जो DD संक्रमण की प्रक्रिया के कारण विशेष रंग प्रदर्शित करते हैं। एक बार वापस से रिपीट कर दें, अपन ने बोला संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिकों का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, DD संक्रमण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। ये बात है, सही है। तो चलो आगे देखो, अब DD संक्रमण क्या है। तो मैंने बोला कि उसने बताया था वैज्ञानिक CFT में कि समान ऊर्जा के जो 5 D कक्षक थे, 1 2 3 4 5, है ना, वो जैसे ही लिगेंड आता है तो 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। ऐसे बांटा था क्या आप लोगों ने पिछली बार, ध्यान करो, ऐसे बांटा था। तो इनको क्या बोला था, EG, इनको क्या बोला था, T2G। ये कैसे थे, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक है। ये क्या है, सॉरी, ये है निम्न ऊर्जा वाले कक्षक। और ये कैसे हैं, उच्च ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है, ये इसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र बोलते हैं, विजिबल रीजन बोलते हैं। अब जैसे माना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, तो जाएगा तो निम्न ऊर्जा कक्षक में जाएगा। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं होते, ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश में से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्तेजित होकर के, एक्साइटेड होकर के क्या चल जाएगा, ऊपर के कक्षक में चल जाएगा घूमने के लिए। अब जब घूमने जाते हैं तो अपनी थोड़ी परमानेंट चलेगा बनाने के लिए, 2 या 3 मैक्सिमम महीनों पर मान लो, तो वापस आना घर को ही है। तो उत्तेजित होकर के चला गया ऊपर, ऊर्जा यहाँ से लेकर के एक विशेष रंग की कलर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। और कलर में क्या होती है, तरंग दैर्घ्य, है ना, कलर की तरंग दैर्घ्य को, तरंग दैर्घ्य मतलब ऊर्जा होती है। तो अब वो जो ऊर्जा इसने अवशोषित की, तो वापस आएगा तो उस रंग को क्या करेगा, पूरक रंग के रूप में क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और पूरक रंग अपन को यौगिक का दिखाई देगा। तो अपन ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब उत्तेजित होकर ऊपर जाएगा तो ये जो प्रोसेस है इसको ही बोला जाता है क्या, DD संक्रमण बोला जाता है। आगे बात,
ये निम्न ऊर्जा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का निम्न ऊर्जा के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा के डी कक्षक में जाने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे वो लोग, डी संक्रमण कहेंगे। अब एक बात क्लियर कर लो कि जिन यौगिकों में, हाँ भाई, जिन यौगिकों में, इसको आप भी लिख सकते हो, जिन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, वे रंगहीन होते हैं। कैसे? वे रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये बात निकल के आ रही है। वो कैसे होंगे? रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे। अब एक क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, क्या क्वेश्चन क्या है आप भी लिख लो। क्या कारण है कि स्कैंडियम के अधिकांश यौगिक रंगहीन होते हैं? तो देखो इसका सिंपल सा रीजन है क्या, अपन ने कहा था क्योंकि स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो निकटवर्ती अक्रिय गैस नियोन ही था ना, सॉरी आर्गन जैसा स्थायी विन्यास धारण कर रहा था। ठीक है, उस केस में उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचा था। कैसे? देखो इधर आओ भाई, स्कैंडियम था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d1 4s2, ऐसे लिखो पूरा, ये लो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या आ गया 3d1 4s2। और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो ये कैसा हो गया, आर्गन बचा और क्या आया 3d0 4s0। ठीक है, इसको मैं केवल क्या लिख सकता हूँ, मैं आर्गन भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और है ही नहीं तो यहाँ पर डी संक्रमण भी नहीं होता, और डी संक्रमण में नहीं होगा तो हमेशा यौगिक कैसे बनेंगे, उसके रंगहीन बनेंगे। ठीक है, तो आप बता दोगे क्योंकि स्कैंडियम अपने अधिकांश यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है। क्या बताओगे? क्योंकि स्कैंडियम अपने अधिकांश यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है। स्कैंडियम अपने अधिकांश यौगिक +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है, ऑक्सीकरण अवस्था में बनाता है। इस स्थिति में इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। इस स्थिति में इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इस कारण यह रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है। इस कारण यह रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है, रंगीन यौगिकों का निर्माण करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना था, आपको ध्यान रखना इस चीज को, है ना। अगला जो प्रॉपर्टी आती है, अपन पिछला चैप्टर पढ़ के आए, मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर दिया है भाई पहले, है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु था कौन था, डी ब्लॉक का जो तत्व था। तो अपन इसमें अगला बोलेंगे, अगली प्रॉपर्टी क्या रही है, जो भी अगली प्रॉपर्टी हुआ है अपन बोलेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण। ठीक है, उपसहसंयोजक को एक दूसरा नाम भी मिलता है क्या, संकुल। अरे कौन सा छोरा बोल रहे, उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण, इसको अपन बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन को कंपाउंड को दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं। तो अपन ने कहा जनरली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है, डी ब्लॉक तत्व बनाते हैं। तो क्यों, उसके रीजन है। ठीक है, रीजन क्या है, 2-3 रीजन है, लिख दो फटाफट से। आप कहोगे संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का या उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसके निम्न कारण है। कारण पूछे जा सकते हैं बस सिंपल से। तो 3 कारण, पहले फटाफट से तीनों कारण लिखो, फिर मैं बना के बताऊंगा कैसे। संक्रमण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसके निम्न कारण है। पहला, इनका आकार छोटा व आवेश घनत्व उच्च होता है। पहली बात, इनका आकार छोटा और आवेश घनत्व उच्च होता है।
दूसरी बात अपन करेंगे क्या, ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और लास्ट और तीसरी बात फाइनल क्या आप बोलोगे, इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं जिनमें ये लिगेंड के लोन पर फ्लेक्टोन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन ने कहा अगली बात, इनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये मेन रीजन है, सबसे बढ़िया रीजन, ये मेन रीजन ही है सारे ही तीनों। क्या तो इनको लिख दिया आप लोगों ने। अब मैं बताता हूँ, फॉर्मेशन करके दिखाता हूँ कैसे फॉर्मेशन होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, फॉर्मेशन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो कैसे ये करेंगे, हटा रहा हूँ भाई मैं इनको, है ना। ठीक है, शायद आपने साथ साथ लिख दिया मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ चलते हैं। तो देखो मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखे ध्यान से, देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये अरे ध्यान से इधर देखो, KCN। चलो एक बच्चा कोई मुझे इसका नाम बताएगा, KCN का नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड की क्रिया FeCN का होल ट्वाइस के साथ कराता हूँ। चलो ये तो आपने बता दिया नाम, इसका नाम बताओ क्या है, सिंपल नाम है, जो बच्चा बता देगा उसको स्टार मान लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, फेरस साइनाइड नाम है। क्या नाम है इसका, फेरस साइनाइड। भैया इसका नाम फेरस साइनाइड इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे Fe जो है ना +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, अगर मैं इसी सूत्र को मैं अगर ऐसे लिखता, कैसे, FeCN का होल थ्राइस, तो इसका नाम पड़ता क्या, फेरिक साइनाइड। क्या नाम पड़ता, फेरिक साइनाइड। नामों का सिस्टम समझ आया। चलो ठीक है, अब आगे की बात करता हूँ। देखो जब मैं इसके साथ क्रिया कराता हूं तो कुल मिला के होता कुछ नहीं, योग ही होता है, इनका अभिक्रिया कुछ नहीं होती। ठीक है, थोड़े से बॉन्ड्स बदलते हैं, थोड़ा सा क्या कि अपन ने, मैं ध्यान है तुम्हें योगात्मक लवण बताए थे, तो इनका योगात्मक लवण ही बनता है एक साथ करके, थोड़ा सा रिअरेंजमेंट भी होता है। कैसे अपन बोलेंगे, ऐसे बनेगा, देखो कि देखो इनमें से केंद्र भाई डी ब्लॉक का तत्व कौन, यही तो है, तो इसका बनेगा संकुल कैसे, K4 FeCN6। ये लो बन गया, नहीं बन गया। ठीक है, अब तो नाम भी लिख देंगे, थोड़ी देर में लिखेंगे, जाओ। अगला जैसे मैं दूसरा उदाहरण दूं, जैसे लो ये, इसका नाम पता क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कोबाल्ट क्लोराइड। इसकी क्रिया अपन ने कराई H2 के साथ में, पानी मिलाया अपन थोड़ा सा इसमें, और बन कैसा गया, ये ऐसे बना, देखो CO, ठीक है, H2O का होल 6, और क्या है साथ में आपके पास में, Cl3, ये आता है, ऐसे करके बन गया। ये लो और लेते आ जाओ, जैसे Ni+4 क्या आ गया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल ग्रुप, और क्या बन गया, ऐसे तो बन गया NiCO का होल 4। और बनाना चाहते हो तो और ले लो, घर की बात है अपने पास, तो कितने ही ले लो। ये लो 5 CO लिए तो क्या बन गया, FeCO का होल 5। चलो अब चलते हैं, देखो ये बना दिए बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसने, इसमें तो सेंट्रल मेटल, देखो संक्रमण तत्व आ गया, दूसरा संक्रमण तत्व आ गया, तीसरा चौथा संक्रमण तत्व है। नाम लिखते थे, आ जाओ, क्या नाम आना चाहिए बताओ जल्दी से इसका, पोटेशियम हेक्सा। देखो ध्यान से, स्पेस मत दे देना, एक बार दिया क्योंकि धनायन था, अब दूसरा बस एक बार अब नहीं देना स्पेस। हेक्सा साइनोफेरेट, और क्या ऑक्सीजन अवस्था इसकी 2, तो सेकेंड। इस तरीके से बात बनी है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, इसका नाम क्या आएगा, एक्वा कोबाल्ट, और थर्ड क्या बोलोगे इसको, क्लोराइड। ये नाम आ गया, ये आ जाओ इधर, इसको बोलेंगे टेट्रा कार्बोनिल, और क्या बोलोगे, निकल। एक साथ जोड़ के लिखो, निकल, और ये आपकी ऑक्सीजन अवस्था आ गई 0। आप ध्यान रखें, आप यहाँ पे नोट लगा के लिख देना, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ना जितने भी, चाहे कोई सी भी धातु के साथ बने, हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, हमेशा 0 होगी उसमें। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, मैंने लिख दिया है। लो अगला लो इसको, इसका क्या लूँगा, पेंटा कार्बोनिल
पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, और आयरन, आयरन, और क्या लिखोगे आप लोग, 0 आप फंसे लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे एक नोट लगा करके जरूर लिख दे, क्या नोट, क्या बोलोगे, कार्बोनिल, कार्बोनिल संकुलों, संकुलों में CMA केंद्रीय धातु परमाणु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा, ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होगी, 0 होगी, ये जरूर करें। देखो कर लिया सारा। एक छोटा सा चुंबकीय गुणों की बात हो रही है, चलो तो चलो ठीक है, अगले में करेंगे इस चुंबकीय गुण को। ऑफ कर बेटा इसको, बस सर जीव